हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचार भारत के परिप्रेक्ष्य में पेश करता है और वो समाचार देने का प्रयास करता है जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है, इसे बहुत तवज्जो से देखिए और समझिए। पिछले फ्राइडे को न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च शहर की 2 मस्जिदों में फार राइट व्हाइट सुपरमेसिस्ट यानी सफेद नस्ल परस्त, जो खुद को सबसे ऊंचे दर्जे की नस्ल समझते हैं, उनसे संबंधित 28 साल की उम्र के जवान ऑस्ट्रेलियाई शहरी ब्रेंटन टेरेंट के जरिए 50 लोगों को नमाज की हालत में हत्या किए जाने से एक बात जो सामने आई है वो बहुत अहम है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे देश में भी इस पर लगाम नहीं लगी तो ऐसी हालत हमारे यहां भी पैदा हो सकती है। ये मैं एक तरह से महसूस कर रहा हूं, जो आपको बता रहा हूं। ऐसा ना हो कि नफरत फैलाने वाले इसी तरह से खुले तौर पर नफरत फैलाते रहें और यहां भी सांप्रदायिक उन्माद के नतीजे में ऐसी घटनाएं होने लगें। इस पर नजर रखने की जिम्मेदारी सरकार पर है, लेकिन अगर सरकार ही दंगाई मीडिया और दंगाई एंकर्स को बढ़ावा देगी तो मुझे नहीं लगता इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। सरकार की नीयत तो हमें पिछले कुछ सालों में नजर आ चुकी है। न्यूजीलैंड में आधुनिक इतिहास में सबसे बड़े हमले में क्राइस्ट चर्च में 2 मस्जिदों में गोलीबारी में 50 लोग मारे गए और 20 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। ज्यादातर लोग अल नूर मस्जिद में मारे गए हैं, जबकि बाकी लाइनवुड की एक और मस्जिद में मारे गए थे। दोनों जगह एक ही हमलावर बेरोक टोक गोलीबारी करता रहा। उधर न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायोग ने रविवार को क्राइस्ट चर्च में 2 मस्जिदों में 50 मरने वाले लोगों में से 5 भारतीय नागरिकों के शामिल होने की पुष्टि की है, जिनके नाम हैं महबूब खोखर, रमीज वोरा, आसिफ वोरा, अनसी अली बाब और ओजैर कादिर। ये नाम हमारे उच्च न्याय जो उच्चायोग है हमारा न्यूजीलैंड में, उसने बताए हैं। सोशल मीडिया में यह बात सामने आ रही है कि न्यूजीलैंड की दिल दहलाने वाली घटना इंटरनेशनल मीडिया के इंसानों के दरमियान नफरत फैलाने के नतीजे में हुई है। आज हमारा मीडिया जिस तरह से समाज में नफरत फैलाने और उससे उपजने वाले अंधकार को बढ़ावा दे रहा है, वो सबके सामने है। ये बड़ी चिंता का विषय है, हमें सबको समझना होगा। ये सिर्फ इलेक्शनों और चुनावों तक की बात नहीं है, बल्कि देश के अंदर हालात खराब करने वाली बात है। हमें यह गंभीरता से सोचना होगा कि क्या हम अपने देश में मीडिया का वही चेहरा नहीं देख रहे? क्या हर शाम दंगाई किस्म के एंकर्स नफरत का बाजार गर्म करने में कोई कमी छोड़ रहे हैं? क्या हमें फिर से ऐसे मीडिया का बायकॉट नहीं करना चाहिए जो समाज को बांटने का काम कर रहा है? क्या आपको अब भी नहीं लगता कि जो भी 2 भाइयों के बीच में नफरत फैलाता है वो समाज और देश का दुश्मन होता है? क्या सभी धर्मों के लोग किसी भी धर्म के होने से पहले इंसान नहीं हैं? क्या हमारी सभी की एक तरह की जरूरतें नहीं हैं जिन्हें भुलाने की कोशिश की जा रही है? क्या सभी लोग एक अल्लाह, भगवान या गॉड के पैदा किए हुए नहीं हैं? अगर मीडिया अपना सही रोल अदा करता तो क्या न्यूजीलैंड में ये हत्याएं होती? क्या ऐसा हमारे देश में नहीं होगा अगर दंगाई मीडिया और एंकर्स पर लगाम नहीं कसी गई? क्या नफरत से कोई भी देश और समाज तरक्की कर सकता है? न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च की 2 मस्जिदों पर हमला करने वाले ऑस्ट्रेलियाई मूल के हत्यारे ने हमले से कुछ मिनट पहले ईमेल के जरिए जो घोषणा सिक्योरिटी एजेंसीज, मीडिया और इवन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री को भी जो भेजी ईमेल, उसमें उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा की थी। उनके अलावा नॉर्वे के सफेद वर्चस्व वाले एंडर्स ब्रेविक की भी प्रशंसा की थी। यानी वो एक खास नजरिए को सपोर्ट करने वाला था और वो पसंद करता था
मैं आपको बता दूं, ये जो व्हाइट सुपरमेसिस्ट क्या है, ये व्हाइट सुपरमेसिस्ट ये है कि वो ये समझते हैं कि हम सफेद चमड़ी के लोग पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे दर्जे के लोग हैं और हमें पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व, अपनी हेजेमोनी जमाने का अधिकार है। ये उनके दिमागों का खन्नास है, ये अजीब उनके दिमागों में एक गंध भरा हुआ है जिसके नतीजे में वो दूसरे लोगों को बर्दाश्त ही नहीं करते। और मैं अभी आगे भी बताऊंगा, वो इवन यहूदियों को भी बर्दाश्त नहीं करते, वो ब्लैक क्रिश्चियंस को भी बर्दाश्त नहीं करते। कई ऐसे हमले हुए हैं जो ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये अपने अलावा वो हरेक को अपने से निम्न, नीचा, घटिया, नीच समझते हैं और उनको किसी भी तरह से मजबूत होता हुआ नहीं देखना चाहते। जो अब से पहले ये हुए हैं, जो हमले हुए हैं, उनकी मैं कुछ आपको बताऊं। उनके अलावा उसने ट्रंप के अलावा नॉर्वे के सफेद वर्चस्व वाले एंडर्स ब्रेविक की भी प्रशंसा की है, जिसने 2011 में नॉर्वे में 77 लोगों की हत्या की थी। 74 पृष्ठ के इस घोषणा पत्र को जो इस हत्यारे ने, जो अटैकर आतंकवादी जो था, उसने कहा है, इस घोषणा पत्र को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने घृणा का कार्य बताया है। हत्यारे ने डोनाल्ड ट्रंप को सफेद लोगों के नए सिरे से पहचान दिलाने वाले और सामान्य उद्देश्य के प्रतीक के रूप में प्रशंसा की है। यानी वो ये कहता है कि जो ट्रंप का ऑब्जेक्टिव है, सफेद लोगों को एक नई पहचान दिलाने वाला, वही मेरा है। यानी वो हत्यारा ये कह रहा है और वो ट्रंप की प्रशंसा कर रहा है। वो ये भी कह रहा है कि वो हमारे जो कॉमन गोल है उसका एक तरह से सिंबल है। 28 वर्षीय हत्यारे ने पुलिस हिरासत में रहते हुए दावा किया है कि ब्रेविक के साथ उसका संक्षिप्त संपर्क यानी ब्रीफ कांटेक्ट था और उसने बड़े पैमाने पर हत्यारे के जानने वालों से अपने कामों के लिए आशीर्वाद लिया था। यानी आप समझ लीजिए, जो अब से पहले बहुत बड़ा हत्यारा दुनिया की नजर में है, उससे भी उसका कांटेक्ट था और वो उससे आशीर्वाद लेने की बात कर रहा है। हमलावर आतंकी ने विश्व भर से अलग अलग संस्कृति और धर्म के लोगों के वेस्टर्न देशों में इमिग्रेशन यानी हिजरत करने पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इससे सफेद, यूरोपीय और पश्चिमी देशों की संस्कृति कमजोर हो रही है। ये बात भी वो कह रहा है। इसी बीच सोमवार को ही न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने घोषणा की है कि उनके मंत्रिमंडल ने क्राइस्ट चर्च मस्जिदों के नरसंहार के बाद बंदूक रखने के कानून को कड़ा करने का सैद्धांतिक फैसला ले लिया है। इस फैसले में पूरी सहमति है। उन्होंने मस्जिदों में सामूहिक गोलीबारी की जांच की घोषणा भी की है। उनके अनुसार देश के नए हथियार कानून की घोषणा अगले 10 दिनों के अंदर पूरे विस्तार से की जाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि गोली चलाने वाला व्यक्ति न्यूजीलैंड का नागरिक नहीं था, लेकिन देश के भीतर सफेद वर्चस्व समर्थकों की समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी वो अपने देश में इन व्हाइट सुपरमेसिस्ट्स को की प्रेजेंस से चिंतित हैं, उनको चिंता है इस पर, जो वहां की प्रधानमंत्री हैं। इसी बीच अल जजीरा के जाने माने पत्रकार मोहम्मद अल मसरी ने 2 दिन पहले अपने लेख में कहा है कि न्यूजीलैंड मस्जिद की गोलीबारी सफेद वर्चस्ववादियों द्वारा किए गए हत्याकांड की बहुत सी घटनाओं में से एक है। सफेद वर्चस्ववादियों के लगातार बढ़ते हुए खतरे के बावजूद पश्चिमी सरकारें इन पर कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर रही, ये अल जजीरा का पत्रकार कह रहा है। इन सफेद आतंकियों के हालिया हमलों की सूची में 2018 में पेंसिल्वेनिया पिट्सबर्ग में एक सिनेगॉग में 12 यहूदियों की रॉबर्ट ग्रेगरी बोवर्स के जरिए हत्या, 2017 में क्यूबेक मस्जिद में 6 मुसलमानों का अलेक्जेंडर बिसोनेट के जरिए किया गया नरसंहार, 2015 में साउथ कैरोलिना में एक चार्ल्सटन में 9 काले क्रिश्चियन बंदियों की डायलन रूफ के जरिए की गई हत्या और 2011 में नॉर्वे में अंड्रेस बेहरिन ब्रेविक के जरिए किए गए हमले में 77 लोगों की हत्याएं शामिल हैं। ये व्हाइट सुपरमेसिस्ट आतंकवादियों का पिछला ब्रीफ रिकॉर्ड है। कुछ खास
हमले बताए जा रहे हैं। मोहम्मद अल मसरी ने आगे लिखा है कि हालांकि अमेरिकी मीडिया और राजनीतिक वर्ग इस्लामिक आतंकवाद पर चर्चा करने में काफी वक्त लगाते हैं। मैं आपको इस्लामिक आतंकवाद के बारे में बताऊं, ये एक वेस्टर्न मीडिया का गढ़ा हुआ टर्मिनोलॉजी है जिसको इस्लामिक कहा जाता है। नहीं तो आतंकवाद का किसी भी धर्म से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मुस्लिम या कोई किसी भी मजहब का होने वाला आतंकी हो सकता है, लेकिन वो धार्मिक आतंकी नहीं हो सकता। नहीं तो फिर हमें क्रिश्चियन आतंकी कहना पड़ेगा, हिंदू आतंकी कहना पड़ेगा, दूसरे धर्मों का कहना पड़ेगा। इसलिए आतंकी सिर्फ आतंकी है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने जो मुस्लिम आतंकवादियों के लिए इस्लामिक आतंकवाद की टर्मिनोलॉजी दुनिया भर में चलाई है ताकि इससे नफरत मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा सके। और वो इस मीडिया ने, जिस मीडिया को मैं कह रहा हूं, वो मीडिया भी इसी तरह से पेश करने का प्रयास करता है। अब इसमें मुसलमानों वाली आतंकवादी पर तो चर्चा में बहुत वक्त लगाता है, लेकिन सफेद वर्चस्ववादी आतंकवाद को बहुत ही सामान्य रूप से देखता है, यानी उसे एक नॉर्मल बात समझता है। हाल ही में एक रिसर्च से पता चला है कि अमेरिका में 2/3 आतंकवादी हमले इन्हीं आतंकियों और समूहों के जरिए किए जाते हैं। इस बीच साउदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर की रिसर्च से पता चलता है कि अधिकांश हिंसा साफ तौर पर सफेद वर्चस्ववादियों यानी व्हाइट सुपरमेसिस्ट्स से ही जुड़ी हुई हैं। सफेद वर्चस्ववादी आतंकवाद के स्पष्ट और निरंतर खतरे के बावजूद पश्चिमी समाज अब भी यकीनन इस खतरे को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा जितना उन्हें लेना चाहिए। ये अल जजीरा के पत्रकार मोहम्मद अल मसरी ने लिखा है। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट से पता चला है कि दशकों से अमेरिका की घरेलू आतंकवाद विरोधी रणनीति ने फार राइटिस्ट के चरमपंथ के बढ़ते खतरे को नजरअंदाज किया है। इन व्हाइट सुपरमेसिस्ट को फार राइटिस्ट भी कहा जाता है। सफेद वर्चस्ववादी डेविड ड्यूक ने बताया था कि अमेरिका के 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में सफेद वर्चस्ववादियों ने ट्रंप के लिए मतदान क्यों किया था। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की है। और ट्रंप ने 2016 में तब सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने ड्यूक के समर्थन को अस्वीकार करने से इनकार कर दिया, यानी उन्होंने उसका जो सुपरमेसिस्ट बहुत ही जाना माना है उसका समर्थन उन्होंने अपने हक में लिया और उसको उन्होंने बहुत अच्छे लोग भी कहा। 2017 में ट्रंप ने चार्लोट्सविले वर्जीनिया में सफेद वर्चस्ववादियों को बहुत ही बढ़िया लोग कहा था। ये ऑन रिकॉर्ड है। इस दशक के शुरू में ट्रंप ने अमेरिका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति बराक ओबामा की बुद्धिमत्ता, ग्रेड और नागरिकता को चुनौती देने वाले अभियानों का नेतृत्व भी किया था। अब देश के सभी अच्छी सोच रखने वालों, देश से प्यार करने वालों, देश की गंगा जमनी तहजीब और कल्चर से लगाव रखने वालों को गंभीरता से सोचना समझना होगा कि अमेरिका और इजराइल के कंट्रोल वाले सो कॉल्ड इंटरनेशनल मीडिया का जिस तरह से असर हमारे देश में बढ़ रहा है और एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रास्ते यहां के न्यूज रूम में एडिटोरियल पॉलिसी पर विदेशी कंट्रोल बढ़ रहा है और दंगाई मीडिया और दंगाई एंकर्स के जरिए नफरत फैलाई जा रही है, वो हर समझदार इंसान हर दिन शाम को टेलीविजन स्क्रीन पर देखकर महसूस कर रहा है। जिन देशों का दुनिया भर में यही व्यापार है कि कैसे देशों के अंदर हिंसा और नफरत फैलाकर छोटे हथियार बेचे जाएं और कैसे पड़ोसी देशों के बीच नफरत फैलाकर बड़े हथियार बेचे जाएं, उनका असर हमारे देश में भी बढ़ रहा है। ये होशियार होने की बात है। ऐसा ना हो कि यहां भी न्यूजीलैंड की तरह नफरत फैलाकर सांप्रदायिक और इसी तरह के हमले बढ़ाकर देश को कमजोर करने का षड्यंत्र करने वाले कामयाब हो जाएं। ये बात मैं अपने देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो बहुत बड़े फैसले लेने वाले लोग हैं, उन सबको मैं ये बात एक तरह से इन टाइम ऑन टाइम बता रहा हूं ताकि इस लाइन पर भी गौर किया जा सके। हम
विश्व का एक बड़ा और महत्वपूर्ण देश हैं और हम अपने फैसले अपने देश के इंटरेस्ट में जो हो उसके लिए करें और हम किसी के गुलाम ना बने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जनता को पूरी तरह से आंखें खोलकर रहने की जरूरत है। मैंने पिछले लगभग 35 साल में बहुत से सांप्रदायिक दंगे भी कवर किए हैं अपने पत्रकारिता के दौर में। अब से पहले समुदाय का नाम लिए बिना रिपोर्ट दी जाती थी ताकि सांप्रदायिक नफरत को फैलने से रोका जा सके, लेकिन अब दंगाई मीडिया और एंकर खुले तौर पर नंगी तलवारें बन रहे हैं और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने में पूरी तरह से अपने असली चेहरे को नंगा कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में भी आसानी है कि कौन देश और अपने समाज से प्यार करता है और कौन देश का दुश्मन है। और मैं यहां आपके सामने अपना एक आकलन भी बताता चलूं, एक एनालिसिस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने की बात है। 1947 में जब देश आजाद हुआ और बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में चला गया था और भारत सोवियत संघ के खेमे में था। ये हमने देखा है, समझा है, और चूंकि मैं तकरीबन 35 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, ये मैंने तब्दीलियां देखी हैं अपने आप। पाकिस्तान का आज क्या हाल है हमारे सबके सामने है। 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन यानी बिखरने के बाद हम भी अमेरिका के खेमे में चले गए। तेजी से बदलते हालात से लगता है कि एक जलती हुई ट्रेन है जिसके अगले डब्बे में पाकिस्तान बैठा है और पीछे के डब्बे में भारत भी बैठ गया है। ये बात बहुत बारीकी से समझने की है। मुझे डर है कि मेरे देश की हालत भी पाकिस्तान जैसी ना हो जाए। अगर जनता में जागरूकता पैदा हो और देश से प्यार रखने वाले लोग सरकार में हो तो शायद हम इस बड़ी आपदा और मुसीबत से बच सकते हैं। सच बात यह है कि भारत एक बड़ा देश और नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर देश है। अगर हमारे नेता इस बात को समझ सकें और सभी फैसले देश की भलाई के लिए अच्छी नीयत के साथ करें तो देश को इस मुसीबत से बचाया जा सकता है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप समझते हैं कि सच्ची पत्रकारिता और देश की भलाई वाली पत्रकारिता का दूर तक असर हो तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक फौरन पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।